सम्मानित साथियों, आज मेरे कंधों पे, आजाद समाज पार्टी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए, वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। आपको वोट और पैसे दोनों से ताकत देनी। कई जगह से पैसे आए, नोट जब हाथ में पकड़ा तो मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। नोट की मोटे लेके लगता था कि कई मजदूरों के हाथ से नोट निकल गया। मानते कुछ नोट तो उठाकर भी रखे हैं, कुछ नोट अपने पास। जब तक मैं जीऊंगा वो नोट मेरे पास ही रहेंगे। वो नोट नहीं मेरे लिए, वो उन गरीबों का आशीर्वाद है मेरे सर पे, इन्होंने हम लोगों को भरोसा किया कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। अपनी जगह से उठो, अगर आप अपनी जगह से उठोगे तो अवस्था हो जाएगी। मैंने तो ये खुद लगवा रहे हैं कि आपके बीच तक आ सकूं, लेकिन आप समझो मेरी की दशा को समझो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मेरी बहुत बच गया कि आज मुझे आपकी परवाह है, वरना मैं मुझे आप लोग परेशानियों से मुझे क्या फर्क पड़ता। आप अपनी जगह पर बैठ जाओ, मुझसे कहना बैठता। मैं मानता हूं कि ग्राउंड छोटा पड़ गया, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अगर रामलीला मैदान में रैली होती तो वो भी छोटा पड़ता है, लेकिन मैंने जो आपको सिखाया, अगर आप उस पर नहीं काम करोगे तो नहीं करेगी बात। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, 1 घंटा परेशानी झेल लो, क्या हो जाएगा। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम किसान कमेरे वर्ग के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो मजदूरी काम करते हैं, हम लोग हैं जो बिल्डिंगें बनाते हैं, हम लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं। हमें आदत है परेशानियां सहने की। अगर आप मेरे लिए कहे के बाद इतना नहीं कर सकते तो क्या करना है। अगर आप बैठ जाओगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, वरना वचन देता हूं कि काम नहीं होते। आप जानते हो मेरे लीडर को वचन देके नहीं करता, अभी आपको तय करना है। इधर वालों को भी कह रहा हूं, बैठ जाओ। अगर आप सच में मुझे सुनना चाहते हो तो अपने मोबाइल जेब में डालो, जेब में डालो, बंद करो। अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो अपने मोबाइल जेब में डालो, फोन जेब में डालो। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के संगठनों का, हमारे जिला के प्रदेश अध्यक्ष का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद मैं और आप सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक वोट डालकर आपकी ताकत को बनाने का काम किया। दोनों हाथ पहले स्वागत करने लोगों का, नगीना के लोगों का धन्यवाद कर दूं। बताओ कर दूं या नहीं कर दूं? बताओ नगीना के लोग इज्जत करते नहीं करते? बताओ नगीना के लोगों का सम्मान करोगे नहीं करोगे? बताओ नगीना तुम्हारे दिल में है या नहीं है? बताओ। तो मैं नगीना के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आज के जो आयोजन कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आग्रह
कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय में बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं। ये जगह खाना मैं जानता हूं, इस वजह से बार बार अव्यवस्था हो रही है। अगली बार हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो वो इससे बड़े वाले मैदान में जहां 50,000 लोग बैठ सकते हैं, जो इसके बराबर में है, 15 मार्च को अगला कार्यक्रम हम लोग वही करेंगे। सम्मानित साथियों, आज मेरे कंधों पे, आजाद समाज पार्टी के कंधों पे, भीम आर्मी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए, वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे पढ़े लिखे समाज की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे नेताओं की, हमारे विधानसभा सेक्टर बूथ से लेकर जिले, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि जो एकता हमारी बनी है वो टूट नहीं चाहिए। दुश्मन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब ये रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी कई कारण है। और मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो आज के बाद कमर कसले और गांठ मार ले कि जो प्रयास भाजपा राजद के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पे वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण एकजुट न हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही। मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूँ किसानों की, मैं बात कर रहा हूँ मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पर अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला जो विषय हमारा है जिस पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूँ, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान में रहने वाले जिनको DSC के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी पॉइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली के समर्थन में हम लोग करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनवादी चल रहा हो, इन्होंने एड़ी चोटी के जोर लगाए
और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की, और आज भी देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं जब हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो कोई हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता, लेकिन जब जब हम बट जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांट दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या नारा दिया? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूँ तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूँ कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या माओवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इससे कब हुआ जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के हमारे पूर्व के दल का समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण में सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने मुंह नहीं रहा होगा कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेगा। अपने लोगों के लिए योजना बनाएंगे, इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह के लक्ष्य बनाएंगे, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे, तभी जाके इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी में बदलाव होगा। जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मुझे सत्ता के भूखे लोग दिखाई देते हैं। सत्ता के भूखे लोग, सबको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। आपको नहीं पता क्या, आपकी पार्टी के पास भी मिनिस्टर बनने के ऊपर से कि आप आइए, केंद्र में मंत्री बनिए, कुर्सी में बैठिए, सड़क के संघर्ष का रास्ता छोड़िए और बढ़िया पैसे कमा के बढ़िया सुरक्षा सुविधा लेके आगे बढ़िए। लेकिन आपकी पार्टी में और आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मानववादी पार्टियों की मिनिस्ट्री को दान मारने का काम किया और विपक्ष का रास्ता चुना कि हम लोग विपक्ष में रहकर अपने लोग की आवाज उठाएंगे, क्योंकि उन दलों में रहकर, उन दलों की सरकारों में रहकर हम लोग सुख सुविधा को ले सकते हैं, लेकिन अपनी एक भी पॉलिसी को लागू नहीं करा सकते हैं। इसलिए
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महामना कामसू वर्मा ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सदगुरु कबीरदास जी ने, भगवान बुद्ध ने और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने, भगवान वाल्मीकि महाराज ने, गुरु नानक देव ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए, सम्मान की जिंदगी के लिए संघर्ष किया। हमें भी उसी तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाना। मैं जब घूमता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, तो लोगों का प्यार देखता हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, गांव-गांव से पैसे इकट्ठे हुए, मेरे आज भी याद है, क्योंकि भारत में चुनाव बड़े महंगे हैं। मैं केतली लेके जाता था, कोई गरीब परिवार का आदमी 1 रुपया डालता था, कोई 10 रुपया डालता था, कोई 3 रुपया डालता था, कोई 100 रुपया डालता था, कोई 500 रुपया डालता था, कोई 1000 रुपया डालता था। लेकिन यहाँ तो देश में 1 रुपया भी भिखारी को देते हुए आदमी 4 बार सोचता, मेरा पैसा गलत जगह पर नहीं लगा, मेरा पैसा किसी गलत काम में नहीं लगा। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 100-100, 1000-1000 रुपए देते हुए उनके दिल में क्या इच्छा रही होगी कि भाई ये मूवमेंट चलनी चाहिए, ये मूवमेंट आगे बढ़नी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के विचार आगे बढ़ने चाहिए। इसलिए हमें चंद्रशेखर आजाद को वोट और पैसे दोनों से ताकत देनी। कई जगह से पैसे आए, नोट जब हाथ में पकड़ा तो मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। नोट की मोटे देखे लगता था कि कई मजदूरों के हाथ से नोट निकल के आया। मैंने कुछ नोट तो उठाकर भी रखे हैं, कुछ नोट अपने पास, जब तक मैं जीऊंगा वो नोट मेरे पास ही रहेंगे। वो नोट नहीं मेरे लिए, वो उन गरीबों का आशीर्वाद है मेरे सर पे, जिन्होंने हम लोगों को भरोसा किया। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अभी जब मैं विदेश दौरे में था, 4 जगह में मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो गोल्ड मेडल तो ले लिए, लेकिन आपको याद होगा, मैंने हाथरस की घटना के बाद, हमारे दिल्ली के लीडर सब लोग जानते हैं, ये संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में हमारा राष्ट्रराज नहीं आएगा, बहुजन समाज के लोग इज्जत की जिंदगी नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनूंगा, चाहे नोटों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे घासों की हो, कैसी भी माला हो। आज जब मैं यहाँ जाता हूँ प्रदेश भर में, तो माला लेके स्वागत करते हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि मैं माला नहीं पहनता हूँ। जब मैं नगीना चुनाव लड़ने गया तो वहाँ के लोग भी माला लेके आते थे, मैं उनसे कहता था मैं माला नहीं पहनता हूँ, तो वो कहते चुनाव जीतने के बाद पहनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए इसके बाद भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव जीतने से बहुजन समाज की गरीबी, बेबसी, लाचारी नहीं करूंगा। हम लोग भी माला पहनना चाहते हैं, वो दिन भी आए, लेकिन वो तभी आएगा जब इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा व्यक्ति का हो, जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा व्यक्ति का हो, जब वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हम लोग भी माला